Good morning student. In the last lecture we have discussed about the format of cash flow statement through which we are able to learn how to record the various items in the operating activity, investing activity and financing activity. And along with this also we will discuss on the few numerical problem. Today we are going to discuss same topic along with the numerical problem based on cash flow from operating activity, in which question number first is question number 14 as per D.K. Goyal. Question number 14 from D.K. Goyal. स्टूडेंट हमें यहाँ पे अब देखना है कि बैलेंस शीट के बेसिस पर ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। अभी तक हम लोगों ने गिवन इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी फाइंड आउट किया। तो आइए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट। हेयर बैलेंस शीट इज गिवन इन विच इंफॉर्मेशन इज गिवन अबाउट द इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर्स फंड, इसमें पार्ट ए शेयर कैपिटल 3 लाख 2017 and 4 लाख 2018, रिजर्व एंड सरप्लस 80,000 2017, 1,70,000 2018, नॉन करेंट लाइबिलिटी में लॉन्ग टर्म बारोइंग 1 लाख 2017 and 1,50,000 2018, करेंट लाइबिलिटी ट्रेड पेएबल 60,000 2017 and 40,000 2018, टोटल बैलेंस 2017 में 5,40,000 एंड 2018 में 7,60,000। सेकेंड इंफॉर्मेशन अबाउट द असेट्स, नॉन करेंट असेट्स, फिक्स असेट्स यहाँ पे दिया गया 2017 में 3,60,000 एंड 2018 में 5,50,000। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट 40,000 2017, 50,000 2018, करेंट असेट्स ट्रेड रिसीवेबल 1,14,000 2017 and 83,000 2018, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 56,000 2017, 77,000 2018, टोटल बैलेंस सेम। अब यहाँ पे नोट्स ऑफ अकाउंट में एक इन्फॉर्मेशन दी गई रिजर्व एंड सरप्लस के बारे में, जिसमें जनरल रिजर्व बताया गया 1 लाख 2017 में एंड 1,20,000 2018, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस 20,000 माइनस 2017 एंड 50,000 प्रॉफिट में 2018, लॉन्ग टर्म बारोइंग 1 लाख 2017, 1,50,000 2018, फिक्स एसेट्स में या मशीनरी के बारे में एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। मशीनरी 2017 में 4,40,000 एंड 2018 में 7 लाख, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 1,10,000 2017 में एंड 1,50,000 2018 में। एडिशनल इंफॉर्मेशन है रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इज 8% पर एनम। एडिशनल डिबेंचर वर इशूड ऑन 1 अप्रैल 2017। इसका सेंस ये है कि जो इंटरेस्ट चार्ज किया जाना है वो टोटल बैलेंस पर, क्योंकि जो डिबेंचर हम बिगिनिंग में इशू कर रहे हैं तो टोटल अमाउंट इंक्लूडिंग न्यू इशू हमारा ऐसा अमाउंट होगा जिस पर हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। 1 लाख तो हमारे पास ऑलरेडी बिगिनिंग में था, प्लस 50,000 बिगिनिंग में हमने और इशू कर लिया, टोटल डिबेंचर हो गए या टोटल बारोइंग हो गई हमारी 1,50,000 बिगिनिंग में, तो इस टोटल अमाउंट पर हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है एडिशनल इन्वेस्टमेंट वर मेड ऑन 1 अप्रैल 2017। तो इन्वेस्टमेंट भी 1 अप्रैल में किया गया। अब जो इन्वेस्टमेंट हमारे पास था पहले 40,000 था 17 के बिगिनिंग में, तो इसको हम कंसिडर करेंगे, इस पर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, लेकिन 10,000 एडिशन कर दिया गया तब 50,000 हुआ और एडिशन बिगिनिंग में हुआ तो फुल अमाउंट पर हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन हमको मिलेगी प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बारे में, तो हमने आपसे बताया था कि बैलेंस शीट का हेड रिजर्व एंड सरप्लस आप देखेंगे और रिजर्व एंड सरप्लस से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन आपको नोट्स ऑफ अकाउंट में दी गई हैं आप उसको एक बार चेक करेंगे। तो रिजर्व एंड सरप्लस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमने आपको बताया, यहाँ पे 2 चीज़ें दी गई हैं, एक तो जनरल रिजर्व है और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस है। तो प्रॉफिट एंड लॉस का डिफरेंस निकालेंगे और इसके बाद आप जनरल रिजर्व का डिफरेंस निकाल के ऐड कर लेंगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा। फॉर्मेट बनाइए।
particulars cash flow from operating activity. हमें यहां पे चाहिए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब बिफोर टैक्स प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए हमें कैलकुलेशन करना होगा। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसके लिए हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस, पॉजिटिव बैलेंस। चलिए हम पहले 2017 से शुरू करते हैं। निगेटिव बैलेंस एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 31/3/2017, ये दिया हुआ है 20,000 माइनस। पॉजिटिव बैलेंस ये ऐड हो जाएगा। इसके पीछे रीज़न क्या है भाई, हमारा 20,000 2017 में लॉस था, तो हमने लॉस की रिकवरी की होगी, उसके बाद हम प्रॉफिट में गए होंगे। इसका मतलब टोटल अर्निंग हमारी रही होगी 70,000, तभी हम 20,000 लॉस की रिकवरी करके 50,000 प्रॉफिट में आए होंगे। इसलिए ये 20,000 भी प्लस हो जाएगा। एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 31/3/2018, ये हो गया 50,000, दोनों को ऐड कर लेंगे, हो जाएगा 70,000। इसमें ऐड करेंगे ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। अब जनरल रिजर्व में कितना अमाउंट ट्रांसफर किया गया, जनरल रिजर्व का जो बैलेंस था पहले वो 1 लाख था 2017 में, और 1,20,000 हो गया 2018 में। तो यहाँ पे जो नेट चेंजिंग हुई वो चेंजिंग है 20,000 की, तो ये आपका 20,000 का एडिशन हो जाएगा, और प्रॉफिट आपका हो गया 90,000 प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इस प्रॉफिट को आप यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेंगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 90,000। नेक्स्ट स्टेप आपका होगा एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम, नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। अब यहाँ पे देखिए क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी, जैसे इंटरेस्ट हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया। तो आप यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देखिए अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन के बारे में इन्फॉर्मेशन दी गई है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। नेट चेंजिंग जो होगी वो करंट ईयर की डेप्रिसिएशन 1,50,000 करंट ईयर में टोटल, प्रीवियस ईयर में 1,10,000 इंक्रीज हुआ 40,000, इसका मतलब 40,000 करंट ईयर में डेप्रिसिएशन चार्ज किया गया होगा। तो ऐड डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, ये हो गया आपका 40,000। इसके साथ साथ यहाँ पे इंटरेस्ट चार्ज किया गया, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। डिबेंचर की वैल्यू टोटल 1,50,000, 1 लाख पहले था, एडिशन हुआ, इस पे जो रेट लगा हुआ है वो 9% है, 9/100, ये हो जाएगा 13,500। तो ये दो इन्फॉर्मेशन थी। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से इनकम है, ये लेस हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट 40,000 था, 10,000 का एडिशन हुआ और 8% रेट है, तो ये हो जाएगा 4,000 माइनस कर लेंगे आप, तो टोटल अमाउंट हो जाएगा आपका 49,500। ये प्लस का बैलेंस हुआ, इसको ऐड कर लेंगे आप तो 1,39,500। यह है आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस आ गया। अब आपको एडजस्टमेंट करना है करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटी का। तो करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटी में देख लीजिए क्या चेंजिंग हो रही है।
इसमें आप ऐड करेंगे डिक्रीज इन करेंट असेट्स, ऐड डिक्रीज इन करेंट असेट्स। यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है वो सिर्फ दो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, एक करंट लाइबिलिटी में ट्रेड पेएबल, और करंट असेट्स में ट्रेड रिसीवेबल, क्योंकि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट है वहाँ पे ऐड होगा, यहाँ पे होना नहीं है। तो ट्रेड रिसीवेबल एंड ट्रेड पेएबल। अब इसमें देखिए ट्रेड रिसीवेबल आपका डिक्रीज कर रहा है और ट्रेड पेएबल आपका ये डिक्रीज कर रहा है। तो डिक्रीज करने के केस में क्या होता है, इसको माइनस करते हैं ट्रेड पेएबल को, और डिक्रीज करने के केस में ट्रेड रिसीवेबल को हम ऐड करते हैं। ट्रेड रिसीवेबल डिक्रीज कितना हो रहा है, नेट चेंजिंग जो हो रही है वो 31,000 की हो रही है, लेस डिक्रीज इन करंट असेट्स, सॉरी करंट लाइबिलिटी, डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी, ट्रेड पेएबल। अब ट्रेड पेएबल में जो चेंजिंग हो रही है वो नेट चेंजिंग हो रही है 20,000 की। तो ये नेट रिजल्ट आया आपका 11,000 प्लस का, और इसको आप टोटल कर लेंगे तो टोटल करने के बाद जो आपका रिजल्ट होगा वो होगा 1,50,500। ये आपका हो गया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16 फ्रॉम डी के गोयल। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बताया गया, इसमें इनकम स्टेटमेंट दिया हुआ है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2018, calculate the amount of cash generated from operating activity in which information is given about the revenue from operation sales 12 lakh, other income 60,000, total revenue 12,60,000, expenses में purchase 7,15,000, change in inventories opening minus closing ये आपका 15,000, opening में information 85,000 की और closing में information है 1 lakh की, employee benefit expenses 1 lakh, depreciation and amortization employee benefit expenses 3,40,000, depreciation and amortization 1 lakh, other expenses 1,70,000, total expenses 13,10,000, net loss 50,000। क्योंकि क्वेश्चन की बिगिनिंग हमारे नेट प्रॉफिट से होती है या नेट लॉस से होती है, तो क्वेश्चन से हमें नेट लॉस मिल गया, कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं होगी। अब देखिए जो नोट्स में इंफॉर्मेशन दी गई है यहाँ से आप वेरीफाई करेंगे कौन सा आइटम किस नेचर का है। डिविडेंड रिसीव फाइनेंसिंग एक्टिविटी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का इनकम है, ये माइनस हो जाएगा एडजस्टमेंट में, और डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, तो डेप्रिसिएशन आप कंसीडर करेंगे, गुडविल रिटर्न आपको कंसीडर करेंगे, ये भी ऐड हो जाएगा। और एडजस्टमेंट में अदर एक्सपेंसेज में देखिए यहाँ पे अदर एक्सपेंसेज में जो इन्फॉर्मेशन दी गई है रेंट, इंश्योरेंस और ऑफिस एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, तो इन सभी का ट्रीटमेंट आपको यहाँ पे नहीं करना है, बल्कि लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स का ट्रीटमेंट करना है। लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स एंड शेयर इशू एक्सपेंसेस ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है, तो इन एक्सपेंसेस को आप एडजस्टमेंट में ट्रीट करेंगे। इसके बाद आप देखिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आउटस्टैंडिंग वेजेस दिया हुआ है, आउटस्टैंडिंग सैलरी है, प्रीपेड इंश्योरेंस है, लेकिन प्रीवियस ईयर का इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। इसका मतलब ये है कि प्रीवियस ईयर में 0 था, करंट ईयर में ये इंक्रीज़ कर गए। तो आउटस्टैंडिंग वेजेस इंक्रीज 40,000, आउटस्टैंडिंग सैलरी इंक्रीज 30,000 एंड प्रीपेड इंश्योरेंस इंक्रीज ₹3,000। तो इससे आपको फाइंड आउट करना है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो मोस्टली इन्फॉर्मेशन क्लियर हो गई है। अब इस बेसिस पर आप क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला जो पॉइंट हमारा आएगा नेट लॉस एज पर द प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। ये आप इंफॉर्मेशन यहाँ पे मेंशन करेंगे, पार्टिकुलर्स, और यहाँ पे आप दिखाएंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग
एक्टिविटी। अब सबसे पहला पॉइंट, नेट लॉस एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। नेट लॉस दिया हुआ है 50,000, इस 50,000 को आप ब्रेकेट से डिनोट करेंगे निगेटिव बैलेंस से। इसके बाद आपको एडजस्टमेंट करना है नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम का। एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम। अब यहाँ पे ऐड जिन चीज़ों को करना है उसको फाइंड आउट करिए और यहाँ पे रिकॉर्ड करिए। सबसे पहला एक्सपेंस हमारा डेप्रिसिएशन, रिटर्न ऑफ डेप्रिसिएशन, रिटर्न ऑफ। तो डेप्रिसिएशन में जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो 60,000 की, ये नोट्स में इन्फॉर्मेशन है। इसके साथ साथ शेयर इशू एक्सपेंसेस, रिटर्न ऑफ शेयर इशू एक्सपेंसेस, रिटर्न ऑफ शेयर इशू एक्सपेंसेस, रिटर्न ऑफ ₹15,000। फाइनेंसिंग का पार्ट है इसलिए यहाँ पे प्लस हुआ। इसके बाद गुडविल, इंटेंजिबल असेट्स, गुडविल, रिटर्न ऑफ गुडविल की वैल्यू में जो रिडक्शन हुआ वो 40,000, ये डिक्रीज कर गया। और इसके साथ साथ एक इन्फॉर्मेशन मिली थी लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी जिसकी वैल्यू है 12,000। और यहाँ से माइनस होना है डिविडेंड रिसीव। डिविडेंड रिसीव इज द पार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। डिविडेंड रिसीव्ड ये ऑपरेटिंग का पार्ट नहीं है इसलिए हम इसको यहाँ पे माइनस करेंगे 60,000। ये आपका निगेटिव बैलेंस है। आप इस बैलेंस को एडजस्ट करेंगे तो एडजस्टमेंट के बाद जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो 67,000 प्लस का, और इसको आप एडजस्ट करेंगे तो नेट रिजल्ट आपके पास जो आएगा वो 17,000 प्लस बैलेंस। ये होगा आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस 17,000। अब इसमें एडजस्टमेंट करना है करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी का। तो यहाँ पे देखिए अगर करंट असेट्स आपका डिक्रीज करता तो प्लस होता और लायबिलिटी इंक्रीज करने पर, तो लायबिलिटी के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है एडिशनल इंफॉर्मेशन में। आउटस्टैंडिंग वेजेज एंड आउटस्टैंडिंग सैलरी प्रीवियस ईयर का है नहीं तो हम एज्यूम करेंगे करंट ईयर में ये इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब पेमेंट को हम पोस्टपोन कर रहे हैं। आउटस्टैंडिंग इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, इसमें आपका आउटस्टैंडिंग वेजेज एंड आउटस्टैंडिंग सैलरीज। आउटस्टैंडिंग वेजेस की वैल्यू 40,000 एंड सैलरीज की वैल्यू 30,000। तो 40,000 एंड 30,000 ये दो इन्फॉर्मेशन हो गई। इसमें से माइनस होना है इंक्रीज इन करेंट असेट्स, इंक्रीज इन करेंट असेट्स। इसमें दो इन्फॉर्मेशन है, आप अगर ध्यान देंगे तो एक इन्वेंट्री आपको दिखाई देगी। आपकी ओपनिंग इन्वेंट्री थी 85,000 एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री हो गई 1 लाख, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री इंक्रीज कर गई 15,000। तो यहाँ पे आप दिखाएंगे इन्वेंट्री 1 लाख माइनस 85,000, ये हो जाएगा आपका 15,000। ये हो गया आपका निगेटिव बैलेंस, ये आपका हो गया 70,000, यहाँ पे 15,000 ये हो गया, प्लस
प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस जिसकी वैल्यू 3000, तो ये टोटल 18,000 निगेटिव बैलेंस हो गए। इनको आप एडजस्ट करेंगे तो आपका ये हो जाएगा 87 से आप माइनस करेंगे 18 को, रिजल्ट आपका होगा 69,000, ये आपका प्लस बैलेंस। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये आपका आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, जिसके बारे में आपको बताया गया कि जो भी इन्वेस्टमेंट हम असेट्स में करते हैं, सिक्योरिटीज़ में करते हैं, या अमाउंट असेट्स एंड सिक्योरिटीज़ को सेल करके रेज करते हैं, या फिर इन फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव करते हैं, वो सारे पार्ट आपके इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के होते हैं। सभी को इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में रिकॉर्ड किया जाता है। तो यहाँ से हमें अब देखना है कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हम ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड करते हैं। इन सारी चीज़ों को भी फॉर्मेट में क्लियर किया गया था। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फॉर्मेट आपका सेम रहेगा क्योंकि हम एक ही फॉर्मेट में सारी चीज़ों को कंटिन्यू करते हैं। तो इस बेसिस पर रुपीज़ पार्टिकुलर्स, यहाँ पे हमें जिस क्वेश्चन पे डिस्कस करना है वो क्वेश्चन नंबर है 19। यहाँ पे देखिए इंफॉर्मेशन दी गई है, फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। लैंड एंड बिल्डिंग, यहाँ पे दो इन्फॉर्मेशन दी गई हैं परचेज और सेल के बारे में। तो लैंड एंड बिल्डिंग 5 लाख का परचेज किया गया, सेल नहीं है। मशीनरी 3,40,000 का परचेज है, सेल 4,50,000 का। इन्वेस्टमेंट 4,10,000 परचेज, 1,50,000 सेल। पेटेंट नो परचेज बट सेल ड्यूरिंग द ईयर 60,000। एडिशनल इंफॉर्मेशन इज गिवन, डिविडेंड रिसीव on share held on investment as investment रुपये 10,000, interest received on debenture held as investment रुपये 8,000, dividend paid on equity share capital रुपये 50,000। तो डिविडेंड पेड को यहाँ पे कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि डिविडेंड का पेमेंट फाइनेंसिंग एक्टिविटी में किया जाता है, तो ये पार्ट है फाइनेंसिंग एक्टिविटी का, इसीलिए यहाँ पे इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो सिंपली जो अमाउंट परचेज के हैं वो परचेज में रिकॉर्ड करते जाएंगे, यानी कि उसको हम आउटफ्लो में दिखाते जाएंगे, और जो सेल से रेज हुआ उसको हम इनफ्लो में दिखाते जाएंगे। यहाँ पे कोई एप्लीकेशन नहीं है, सिंपली ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है। परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग ये हो गया 5 लाख, क्योंकि आप जब परचेज करेंगे कैश का आउटफ्लो होगा, निगेटिव बैलेंस को रिफ्लेक्ट करेगा। नेक्स्ट आपका परचेज ऑफ मशीनरी, परचेज ऑफ मशीनरी, मशीनरी परचेज की जा रही है 3,40,000 की, 3,40,000। आउटफ्लो ऑफ कैश, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ मशीनरी, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ मशीनरी, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ मशीनरी 4,50,000। इनफ्लो ऑफ कैश। नेक्स्ट पॉइंट, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट रुपीज़ 4,10,000, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट रुपीज़ 4,10,000, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, आउटफ्लो ऑफ कैश। नेक्स्ट, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट आपका हुआ 1,50,000, इनफ्लो ऑफ कैश। नेक्स्ट, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ पेटेंट, प्रोसीड्स
फ्रॉम सेल ऑफ पेटेंट कास्ट 60,000, इनफ्लो ऑफ कैश। इसके साथ साथ एडिशनल इंफॉर्मेशन में आप देखेंगे डिविडेंड रिसीव एंड इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव्ड एंड इंटरेस्ट रिसीव्ड। डिविडेंड रिसीव एंड इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव 60,000, सॉरी डिविडेंड रिसीव आपका 10,000 एंड इंटरेस्ट रिसीव 8,000। 10,000 एंड 8,000 इन दोनों से कैश का इनफ्लो होगा। इनका फाइनल बैलेंस आप निकाल लेंगे तो फाइनल बैलेंस जो होगा वो निगेटिव बैलेंस आएगा 5,72,000। 5,72,000 निगेटिव बैलेंस। यहाँ पे कैश को यूज़ किया गया, तो यहाँ पे आप दिखाएंगे कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 19। ये आपका क्वेश्चन नंबर 19 था। स्टूडेंट, अब जिस क्वेश्चन पे हम डिस्कस करने चल रहे हैं उसमें थोड़ा सा एप्लीकेशन इन्वॉल्व है। एप्लीकेशन क्या इन्वॉल्व है, आइए उस पर डिस्कस करते हैं। ये दो सर्कमस्टेंसेस हैं जिसके बेसिस पर असेट्स को हम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। तो आप ये जानते हैं कि रिकॉर्ड करने के टाइम पर हम डेप्रिसिएशन को भी निकालते हैं और असेट्स हमारा पार्ट होता है इन्वेस्टिंग का, जबकि डेप्रिसिएशन को हम एडजस्ट करते हैं ऑपरेटिंग में। तो असेट्स को दो बेसिस पर रिकॉर्ड किया जाता है। पहला प्रिपरेशन ऑफ असेट्स अकाउंट ऑन written down वैल्यू बेसिस। तो इसको आप एक बार अपने प्रीवियस नॉलेज को रिकॉल कीजिए। आपने क्लास 11th में डेप्रिसिएशन पढ़ा था, तो डेप्रिसिएशन के लिए आपने दो कंसेप्ट पढ़े थे। एक तो ये था कि व्हेन डेप्रिसिएशन चार्ज थ्रू द असेट्स अकाउंट इन सच अ केस डेप्रिसिएशन विल बी क्रेडिटेड इनटू द असेट्स अकाउंट। इट मीन्स in the next year the written down value of the assets will be brought forward and again depreciation charge through the straight line method or written down value method as usual either on the book value either on the written down value। तो assets को हम जनरली वहाँ पे सेंस ये था कि हमारा assets written down value पर करंट एक ईयर से दूसरे ईयर में ब्रॉट डाउन होता है। जैसे अगर हमारा 1 लाख का असेट्स है, 10% हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, फर्स्ट ईयर में 10,000 होगा। जब हम डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे ये 10,000 तो रिमेनिंग वैल्यू जो होगी 90,000 अगले ईयर में ये हमारी यही क्लोजिंग होगी और यही अगले ईयर में ब्रॉट डाउन हो जाएगा। तो ब्रॉट डाउन बैलेंस अगेन हम डेप्रिसिएशन भले ही 10,000 चार्ज कर रहे हों लेकिन क्लोजिंग हमारा फिर यहाँ पे 80,000 आएगा और इस 80,000 को हम ब्रॉट डाउन करेंगे यहाँ पे बैलेंस BD। तो मतलब हम रिटर्न डाउन वैल्यू पर लेके आते हैं। अगर हम रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तब भी बचे हुए बैलेंस को ही हम ब्रॉट डाउन करते हैं। सेंस यहाँ पे ये कि ब्रॉट डाउन किया गया बैलेंस जो डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद बचा हुआ होगा वो है यहाँ पे सेंस है। तो ऐसे केस में एक अकाउंट प्रिपेयर करना होता है जिसको हम असेट्स अकाउंट के नाम से जानते हैं। असेट्स अकाउंट से हम ये फाइंड आउट करते हैं कि करंट ईयर में किस कास्ट का असेट्स परचेज या सेल किया गया है। ऐसे केस में एक इन्फॉर्मेशन एडिशनल और मिलेगी जो कि होगी डेप्रिसिएशन फॉर द करंट ईयर। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन हमको दी गई हो मशीनरी के बारे में, सपोज कीजिए मशीनरी के बारे में इन्फॉर्मेशन दी गई है 2018 एंड 2019। मशीनरी की कास्ट यहाँ पे कही गई 5 लाख और यहाँ पे कहा गया 8 लाख और एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया गया हो। एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे कहा गया डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर। अब डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर सपोज कीजिए 1,20,000 कह रहा हूँ, तो यहाँ पे कैसे पता चलेगा कि हमारे असेट्स की कितनी वैल्यू सेल की गई या परचेज की गई। तो इससे हम क्या करेंगे, यहाँ पे असेट्स का
या मशीनरी अकाउंट का एक फॉर्मेट बनाएंगे, लेजर बनाएंगे। यहाँ पे हम दिखाएंगे मशीनरी अकाउंट। अब यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस को हम ब्रॉट डाउन करेंगे। ओपनिंग बैलेंस हमारा कितना है, 17 में है 5 लाख टू बैलेंस BD, ये हो गया 5 लाख। डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर कितना चार्ज किया गया, असेट्स अकाउंट में ही क्रेडिट होता है बाय डेप्रिसिएशन 1,20,000। क्लोजिंग बैलेंस कितना है असेट्स का, बैलेंस CD ये दिया हुआ है 8 लाख, तो क्रेडिट बैलेंस टोटल असेट्स अकाउंट में 9,20,000। ओपनिंग बैलेंस था हमारे पास 5 लाख का। इस टोटल में से हम 5 लाख को माइनस करेंगे तो 4,20,000 हो जाएगा। ये हो गया टू बैंक बैलेंसिंग फिगर। अगर डेबिट साइड में बैंक आया इसका मतलब परचेज, और क्रेडिट साइड में यही आ जाता तो सेल होता। कभी कभी क्वेश्चन में सेल के बारे में भी इंफॉर्मेशन दे दी जाती है, तो नो मैटर। अब अगर सपोज कीजिए कि हम यहाँ पे यही मान लेते हैं कि ये 6 लाख है, तो 6 लाख के केस में क्या हो जाता, यहाँ पे हम 6 लाख दिखाते, ये 7,20,000 हो जाता। जब ये 7,20,000 होता तो यहाँ पे परचेज की वैल्यू कम होकर कितनी हो जाती, ये हो जाती 2,20,000। तो यहाँ पे अगर हम डिफरेंस एज यूजुअल देख रहे हैं कि इन दोनों के बीच कितना डिफरेंस है, हमको 1 लाख दिखाई दे रहा है, जबकि एक्चुअल डिफरेंस 2,20,000 का है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे, जब तक असेट्स अकाउंट आप प्रिपेयर नहीं करेंगे, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी, तो आपको असेट्स अकाउंट बनाकर उसके बाद डिप्रिसिएशन चार्ज करना है और इससे परचेज या सेल की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। दूसरा मेथड है जब असेट्स को हम ओरिजिनल कास्ट पर रिकॉर्ड करते हैं, तो नॉर्मली ये वो सिचुएशन है व्हेन प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट एंड असेट्स अकाउंट बोथ आर मेंटेन। इस केस में क्या होता है, असेट्स को हम ओरिजिनल कास्ट पर असेट्स अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं और डिप्रिसिएशन को असेट्स अकाउंट में क्रेडिट करते जाते हैं। जिस डेट पर असेट्स को हम सेल करते हैं उस पे अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन असेट्स पर ट्रांसफर कर देते हैं। इट मीन्स असेट्स ऑलवेज रिकॉर्डेड in the assets account at their original cost at which they are acquired till they are sold or disposed of, and accumulated depreciation also be credited into the provision for depreciation account when a part of assets or complete assets sold or disposed of. In such a case the accumulated depreciation on that assets will be credited into the assets account. Then हम लेके जाते हैं वहाँ पे, तो दोनों अलग अलग हो गए। तो ऐसे केस में हमको 2 अकाउंट बनाना पड़ता है, एक तो असेट्स अकाउंट, दूसरा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। असेट्स अकाउंट में हम असेट्स को ओरिजिनल कास्ट पर रिकॉर्ड करेंगे, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में या अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। जिस पार्ट ऑफ असेट्स को हमने सेल किया उसका जितना भी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होगा हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट से डेबिट करके असेट्स अकाउंट में क्रेडिट करेंगे, और देन डिफरेंस के बेसिस पर हम असेट्स परचेज या सेल को फाइंड आउट करेंगे। तो वहाँ पे स्टेप थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो आइए इस टॉपिक पर बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 फ्रॉम DK गोयल। एज पर दिस क्वेश्चन, कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। इन्वेस्टमेंट इन लैंड 31 मार्च 2014 एंड 31 मार्च 2015। तो 14 में है 6 लाख और 15 में हो गया 16 लाख। तो क्योंकि यहाँ पे डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज होना है तो डायरेक्टली आप 10 लाख का डिफरेंस देखेंगे, और ये 10 लाख क्या हो गया, परचेज किया गया है इन्वेस्टमेंट। फिर कह रहा है 10% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। 10% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट 4 लाख पहले वैल्यू थी, अभी 2,50,000 हो गई, डिक्रीज कर गई। इसका मतलब सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट हो गया। प्लांट एंड मशीनरी 2 लाख वैल्यू थी पहले, अभी 3 लाख हो गई। लेकिन 1 लाख ये डिफरेंस नहीं है, क्योंकि एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कुछ और बताया गया, अभी आगे देखते हैं। गुडविल 14 में थी 15,000 और 15 में हो गई 80,000, इसका मतलब परचेज किया गया। अगर यही डिक्रीज कर जाता तो अमोर्टाइजेशन हो जाता, 15 से अगर 10 हो जाता तो ये अमोर्टाइज हो जाती, और 5,000 को फिर ट्रांसफ़र करते आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, जब एडजस्टमेंट करते हैं वहाँ पे प्लस हो जाता। एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है। अ मशीन कास्टिंग ₹40,000, डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड देयर ऑन ₹12,000 वाज सोल्ड फॉर ₹35,000। तो एक मशीन जिसकी कीमत 40,000 रुपये थी, डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद रिमेनिंग वैल्यू होगी 28,000, उसको सेल किया गया 35,000 में। इट मीन्स ऑन 7,000 प्रॉफिट। डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर वाज ₹60,000।
तो डेप्रिसिएशन भी चार्ज किया गया, 60,000 इसकी वैल्यू आई है। अब यही डेप्रिसिएशन आप असेट्स अकाउंट में क्रेडिट करेंगे, देन असेट्स परचेज और सेल के बारे में एग्जैक्ट वैल्यू को आप फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ये CBSE 2017 कंपार्टमेंट दिल्ली में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि हम असेट्स अकाउंट बना लेते हैं, पहले फॉर्मेट बना लेते हैं। यह हमारा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब इसके बाद यहां पे हमें वर्किंग नोट में दिखाना है असेट्स अकाउंट। यहाँ पे हम लोग समझाने के लिए पहले बना लिया, कोई ज़रूरी नहीं है कि पहले हम बनाएंगे, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। यहाँ पे जो आपका सिस्टम है रुपीज़, ये पार्टिकुलर्स के लिए, पार्टिकुलर्स जिस असेट्स का आप अकाउंट बनाने जा रहे हैं वो क्या है, एक्चुअल में वो असेट्स प्लांट एंड मशीनरी है। तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, यहाँ पे हमने सिर्फ समझाने के लिए एडवांस में बना दिया। अब देखिए प्लांट एंड मशीनरी की जो बुक वैल्यू है 2014 में ओपनिंग बैलेंस जिसको हम कंसीडर करेंगे, टू बैलेंस BD। क्यों हमने यहाँ पे बैलेंस BD दिखाया, क्यों नहीं हमने बैंक दिखाया, क्योंकि मशीनरी प्रीवियसली परचेज की गई है, ये नहीं बताया गया कि आज परचेज की गई है, इसलिए। तो इसकी कास्ट हो गई 2 लाख। अब दूसरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है, एक मशीनरी जिसकी कास्ट 40,000 थी, इसको सेल किया गया 35,000 में, लेकिन डेप्रिसिएशन इस पे 12,000 था। तो जो बैंक से रियलाइज वैल्यू है आप उसको दिखाएंगे बाई बैंक, ये हो गया सेल ऑफ असेट्स, ये हो गया आपका 35,000। अगर 40 में से 12,000 आप माइनस करते हैं तो 28,000 बचेगा। 12,000 डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद असेट्स की बची हुई वैल्यू 28,000। अब 28,000 की जगह पे आपको मिल रहा 35,000, इसका मतलब प्रॉफिट हुआ आपको। टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ये हो गया आपका 7,000 का आपको प्रॉफिट हो गया। बाय डेप्रिसिएशन करंट ईयर का डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द करंट ईयर रुपीज़ 60,000, ये 60,000 आपका करंट ईयर का डेप्रिसिएशन हो गया। अब इसके साथ साथ यहाँ पे बताया गया आपकी क्लोजिंग वैल्यू कितनी है, बैलेंस CD। तो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द असेट्स रुपीज़ 3 लाख, टोटल वैल्यू 3,95,000, बैलेंस आप करेंगे इसको 3,95,000। अब यहाँ पे जो आपका बैलेंस आएगा टू बैंक, ये होगा आपका बैलेंसिंग फिगर, ये परचेज को कंसीडर करेंगे, क्योंकि डेबिट साइड में हम परचेज को दिखाते हैं और क्रेडिट साइड में सेल को दिखाते हैं। तो ये बैलेंसिंग फिगर आपका हो जाएगा 1,88,000। तो 1,88,000 का असेट्स परचेज किया गया। बाकी सारी चीज़ों को एज यूजुअल जैसे अभी आपने रिकॉर्ड किया था क्वेश्चन नंबर 19 में, सेम मेथड आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे। चलिए आप दिखाते हैं स्टार्टिंग से। परचेज ऑफ लैंड एज पर क्वेश्चन, परचेज ऑफ लैंड, यहाँ पे रुपीज़ 10 लाख, 6 लाख ओपनिंग में था, क्लोजिंग में होगा 16 लाख, इसलिए ऐसा। सेल ऑफ 10% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ 10% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। देखिए इन्वेस्टमेंट आपका जो दिया हुआ था बिगिनिंग में वो था 4 लाख एंड एंड में बचा आपका 2,50,000, इसका मतलब 1,50,000 का इन्वेस्टमेंट आपने सेल कर दिया। तो 1,50,000 इनफ्लो ऑफ कैश। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, इन्वेस्टमेंट पर आपको 10% इंटरेस्ट मिलना है, तो इंटरेस्ट
ऑन 10% इन्वेस्टमेंट। जाहिर सी बात है, अगर 10% इन्वेस्टमेंट है तो इस पे आपको इंटरेस्ट मिलना है। और किस कास्ट पर आप चार्ज करेंगे? 4 लाख पर। 4 लाख इंटू 10/100, ये हो गया आपका 40,000, ये आपका इनफ्लो ऑफ कैश। क्योंकि इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन आप एज्यूम करते हैं कि एंड में सेल किया गया, तो इसका मतलब बिगिनिंग में था। इसके बाद हो गया आपका परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। अभी आपने वहां से देखा परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, ये जो हमने फाइंड आउट किया है 1,88,000 इन आउटफ्लो ऑफ द कैश। और इसके बाद आपने सेल किया है, सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। तो सेल करने पर इनफ्लो हुआ ये ₹35,000। ये इंफॉर्मेशन हो गई। इसके बाद आपका है परचेज ऑफ गुडविल। परचेज ऑफ गुडविल, गुडविल की वैल्यू 65,000 जिसको आपने परचेज किया। इसके अलावा क्वेश्चन में और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। आप इसको बैलेंस कर लेंगे। बैलेंस करने पर आपको जो रिजल्ट आएगा वो होगा 10,28,000। 10,28,000 ये कैश यूज होगा। निगेटिव बैलेंस है 10,28,000 कैश used in investing activity. Okay student, I think all the question which are told in this lecture and concept will be clear. In case of doubt you can discuss. Thank you, that's all.